जय हिंद साथियों। आरपीएफ कांस्टेबल की अभी तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्ट के आधार पर एक ऐसा मॉडल पेपर आपके समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि अगर इस मॉडल पेपर को आप साथियों सीरियसली धैर्य के साथ देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि पेपर आपका बड़े ही आराम से क्रैक हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर कहां कहां से सवाल पूछ रहा है, रीजनिंग के कौन कौन से किस किस चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल और किस तरह के सबसे ज्यादा सवाल पूछ रहा है, ये साथियों मालूम पड़ चुका है। मैं कहूंगा जितने भी रीजनिंग के सवाल करवाऊं लगभग 20 सवाल लिए हैं मैंने टॉप लेवल के। उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस और करंट अफेयर और साथियों जीके जीएस सब कुछ देखेंगे आज की इस वीडियो में, जैसे आपके पेपर पूछा जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो मैं कहूंगा ये एक वीडियो आपकी परीक्षा पर, आपकी आगामी शिफ्ट पर साथियों भारी पड़ने वाली। क्योंकि आज की इस वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग साथियों कवर अप करेंगे, जैसा पेपर आपसे पूछा जा रहा है, जैसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए तो पहला सवाल है कह रहे कि एक व्यक्ति पूर्व में 20 किलोमीटर चलता है और 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ जाता है। वह फिर वहां से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है और वो 90 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है? अब यहां पर दो शब्द आए हैं, देखिए साथियों, एक तो वामावर्त शब्द आया है और एक यहां पर दक्षिणावर्त शब्द आया है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर कभी भी कहे दक्षिणावर्त आपको मुड़ना है, पहली बात जैसे कि मान लीजिए अगर ये ऐसे कोई जा रहा है और दक्षिणावर्त मुड़ना है तो वो ऐसे मुड़ जाएगा, इधर के लिए मुड़ जाएगा, इधर के लिए मुड़ जाएगा ना। ठीक है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है साथियों जैसे घड़ी की सुइयां चलती ना, पहले इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे ऐसे आती है, तो इसको दक्षिणावर्त कहा जाता है। लेकिन घड़ी की सुइयां अब अगर अपोजिट चलने लगे, जैसे कि मान लीजिए ठीक है ऐसे ऐसे चलने लगे, ऐसे ऐसे करके चलने लगे, तो इसको वामावर्त कहा जाता है। तो ये समझ गए बात। अब चलिए अब बढ़ते हैं साथियों इस सवाल की तरफ। तो कहा गया है कि एक व्यक्ति पूर्व में 20 मीटर चलता है। तो साथियों मान लीजिए यहां पर वो व्यक्ति है और पूर्व में चलेगा तो इधर चलेगा, कितना चला है 20 मीटर चला है। कह रहे कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त वो मुड़ गया है, यानी कि 90 डिग्री मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, 90 डिग्री मोड़ दिया और कितना चला है 20 मीटर चला है। फिर से कह रहे कि वह फिर वहां से बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। भाई बाईं ओर मुड़ता है यानी कि उल्टे हाथ पे मुड़ता है तो इधर मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा। कह रहे कि वहां 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो यहां से वामावर्त मुड़ेगा तो साथियों इधर के लिए मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा, 20 मीटर चला दिया। कहने कि वह प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर स्थित है। प्रारंभिक बिंदु उसकी ये है, यानी कि यहां से लेकर ये दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी साथियों 20 हो जाएगी और ये दूरी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो कुल मिला के 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है ना। लेकिन एक और चीज पूछी जा रही है, प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, तो मैं कहूंगा पूर्व की दिशा में है। तो 30 मीटर और पूर्व कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, कह के दिए गए अन्य विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सबसे अलग है। गाजर, आलू, प्याज या टमाटर, मुझे बताइए। देखिए अगर हम यहां पर साथियों बात करते हैं गाजर की, आलू की और प्याज की, तो ये साथियों जमीन के अंदर बोए जाते हैं। ठीक है ना, जमीन के अंदर उगते हैं, जमीन के अंदर उगते हैं। लेकिन अगर बात करें टमाटर, ये जमीन के ऊपर उगता है। तो कुल मिला के सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अब ये सवाल देखिए साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल में कथन और तर्क वाले बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। वो आपका चेक करना चाहते हैं कि आपका माइंड किस लेवल तक विकसित हो चुका है, क्या आप निर्णय ले सकते हो, एक सही निर्णय ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। चलिए तो कथन में कहा गया है कि क्या सरकार को सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए। मतलब जो भी साथियों सार्वजनिक स्थल है, जो कार्यस्थल है, वहां पर कैमरास वगैरह सीसीटीवी कैमरा लगाना कंपलसरी कर देना चाहिए। तो एक तो कहते हैं कि हाँ भैया कंपलसरी कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे सार्वजनिक सुरक्षा के स्तर में वृद्धि होगी, यानी कि जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी, वो और बढ़ जाएगी। इंसान अपराध करते हुए डरेगा, अगर कर भी देता है तो वो पकड़ा जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही, अच्छा तर्क है। कह रहे कि नहीं भैया कैमरे वैमरे नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि निजता लोगों का अधिकार है और सीसीटीवी लगाना उसमें दखल अंदाजी होगा। भैया प्राइवेटनेस खत्म हो जाएगी, इनका ये कहना। ऐसा थोड़ी ना है भाई, सार्वजनिक स्थल पर लगाए जा रहे, किसी के रूम में थोड़ी ना लगाए जा रहे। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो मैं कहूंगा तर्क एक मजबूत है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के साथियों 216 है, उसके बाद 18 आ चुका है और उसके बाद 125 है। तो उससे यहां पर कौन सा नंबर बनेगा, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। बताइए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो देखिए 6 का क्यूब होता है,
ये जो 216 है ना, ये 6 का क्यूब है, और 125 है, ये 5 का क्यूब है। अच्छा, यहाँ पर 6 और 6 का क्यूब 3 लिखा है। अगर हम 6 की गुणा साथियों 3 से करा देते हैं तो 18 आ जाएगा। क्या अगर 5 की गुणा उसी प्रकार 3 से कराएं तो कितना आ जाएगा साथियों? देखिए, 5 की गुणा 3 से कराएंगे तो 15 आ जाएगा। अगर 15 ऑप्शन में, तो हमारा यही लॉजिक बिल्कुल सही, और मैं देख पा रहा हूं 15 ऑप्शन नंबर बी वाले में, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि एक्स और वाई के पुत्र हैं। देखिए, आपकी एग्जाम की अगर बात करें ना, आरपीएफ कांस्टेबल, उसमें 35 सवाल साथियों आपसे पूछे जाएंगे, और अगर आप 35 सवालों में से 35 सवाल बिल्कुल सही करना चाहते हैं तो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको वो कला धीरे धीरे सिखा रहा हूं कि जिस कला के अंतर्गत साथियों 35 में से 35 सवाल बहुत आराम से किया जा सकते हैं। आपको सवालों को पढ़ना है और जैसा जैसा सवाल कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जाना है, आप राइट आंसर तक साथियों खुद पहुंच जाओगे। चलिए, तो कह रहे हैं कि के पुत्र है। क्या साथियों के का पुत्र है कौन? एक तो एक्स है, और कौन है? एक साथियों वाई है। कह रहे कि एस के पिता कौन है? एक्स है। तो एस के पिता कौन है? एक्स है, यानी कि एस के पिता कौन हो गए साथियों? ये एक्स हो गए, ठीक है। कह रहे कि वाई का एस से क्या संबंध, यानी कि एस क्या कहेगा वाई को? तो एस क्या कहेगा भैया? पिताजी के भाई हो आप, तो पिताजी के भाई को क्या कहा जाता है? चाचा कहा जाता है। तो चाचा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों, और मुझे बताइए राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। चलिए साथियों, फटाफट आप लोग यहां पर बताइए। साथियों, यहां पर उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग साथियों आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा को पास करना चाहते हैं और साथियों अभी आपकी तैयारी थोड़ी सी कम है, आपको ऐसा लगता है, तो मैं आपको 3 ऐसी पीडीएफ साथियों सजेस्ट करूंगा कि अगर जिन पीडीएफ को आप ले लेते हैं तो आपकी तैयारी अगर कम है तो आपका सिलेक्शन साथियों हो जाएगा। पहली पीडीएफ आपको साथियों जो दी जा रही है वो 10 पेपर की दा रही है। कैसी साथियों? जैसे आपका पेपर पूछा जा रहा है ना 120 क्वेश्चंस का, वैसे आपको 10 पेपर दिए जा रहे हैं साथियों, सॉल्यूशन के साथ दिए जा रहा है। इसमें जीके होगी, रीजनिंग होगी, मैथ होगी। अच्छा, दूसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है आरपीएफ कांस्टेबल का जो पिछला पेपर हुआ था साथियों, उन प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं साथियों सॉल्यूशन के साथ। और तीसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों करंट अफेयर की, क्योंकि अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई पास करना चाहते हैं तो करंट अफेयर आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि 50 सवालों में से तकरीबन 10 सवाल आपके करंट अफेयर के आ रहे हैं। तो अगर आप ये 10 सवाल करना चाहते हैं तो इसको एक बार जरूर देखिएगा। तो अगर पेपर आप पास करना चाहते हैं तो इसको साथियों देख कर जाइएगा, भले आपके एग्जाम में कुछ घंटे ही बाकी हो, इस पीडीएफ को ले लीजिए और देख लीजिए, पेपर आपका पास हो जाना चाहिए। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है आरपीएफ कांस्टेबल का, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को साथियों ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं साथियों इस सवाल की कि आखिर इस सवाल में क्या है और कैसे साथियों ये सवाल हो सकता है। देखिए, आपका आंसर मेरे आंसर से पहले आना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे समय लग रहा है, लेकिन आप थोड़ी ना कुछ कर रहे हो। तो कॉपी पेन लेके बैठिए, और अगर बिना कॉपी पेन के आप बता सकते हो तो बताने की कोशिश कीजिए। कह रहे कि 132 पहले है, उसके बाद 72 है, और उसके बाद साथियों 182 है, और उसके बाद 110 है। तो अगला नंबर यहां पर साथियों क्या आ सकता है, मुझे बताइए। देखिए, अब देखिए 132 है, 72 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम इस नंबर से इस पर बढ़े और फिर इस नंबर से इस पर बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर 132 की अगर बात करें तो ये 11 गुणा 12 होता है, यानी कि 11 की गुणा अगर 12 से आप कराओगे तो 132 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अब यहां पर 13 गुणा अगर आप 14 कराओगे तो 182 आ जाएगा, यानी कि 11 से 13 कर दिया गया, 12 से 14 कर दिया गया। अब यहां पर अगर बात करें साथियों 8 नीम 72, 8 नीम 72 हो जाएगा। तो यहां पर भी साथियों हमें 8 से क्या करना पड़ेगा, ठीक, 8 से 10 करना पड़ेगा, और फिर 9 से 11 करना पड़ेगा। तो 10 11 की गुणा करोगे 110 आ जाएगा। तो अब यहां से देखिए 2 आपने बढ़ाया, अब यहां अगर 2 बढ़ाओगे तो 13 से 15 हो जाएगा, और 14 से 16 हो जाएगा। तो 15 और 16 की गुणा करा दीजिए। ये नया कॉन्सेप्ट है साथियों, 6 पंजे 30 हो गया, 6 कम 6 और 9 हो गया, और यहां पर साथियों 15 आ गया, यानी कि 0 14 2 240 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये सवाल अगर आता है ना तो ये डिक्टो सवाल आएगा, रत्ती भर का इसमें चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को साथियों आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं अगले नंबर के सवाल की। कह रहे कि FORMULA को URIQXIR लिखा जाता है, तो ब्रिटिश को साथियों क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। अब देखिए यहां पर F 6 पर होता है, 6 से 21 हो गया, ऐसा कैसे?
ओ से साथियों आर हो गया घटा है, आर से साथियों आई हो गया, तो मुझे कुछ यहां पर लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, एम से क्यू हो गया है। तो अगर हम साथियों एक काम करिए, इसको इस प्रकार से अगर लिख लें, जैसे कि FOR MU LA, अगर हम यहां पर इसको लिख लें और नीचे लिख लें ये URI क्या, URI और साथियों Q और X और I और उसके बाद साथियों R। अब यहां पर हम लॉजिक देखने की कोशिश करें कि आखिर इसमें लॉजिक क्या लगा है। देखिए एफ होता है 6 पर, आई होता है 9 पर, यानी कि 3 बड़ा है। ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर, यहां पर भी 3 बड़ा है। आर होता है 18 पर, यू होता है 21 पर, 3 बड़ा है। यानी कि सब में 3 प्लस किया जा रहा है क्या, इसमें भी एम 13 पर होता है और अच्छा ये m से यहां पर q हो जाएगा, बिल्कुल q m होता है 13 पर, q होता है साथियों ठीक है 17 पर, तो यहां पर तो भाई +4 बड़ा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा u 21 पर होता है, r कितना पर होता है, r 18 पर होता है, यहां पर 3 माइनस किया गया है। l 12 पर होता है, i 9 पर होता है, 3 माइनस किया गया है। a 1 पर होता है, x आपका 24 पर होता है, 3 माइनस किया गया। तो ये लॉजिक समझ में आया आपकी ना, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि पहले शुरू के 3 में 3 प्लस करना है, जैसे कि यहां पर i है, i 9 पर होता है, 12 आ जाएगा यानी कि L आ जाएगा। R 18 पर होता है साथियों, यहां पर U आ जाएगा। E 2 पर होता है, यहां पर साथियों ये आ जाएगा। अब इसमें जो है ना वो 4 प्लस होगा, यानी कि T 20 पर होता है, 24 पर क्या होता है साथियों X होता है, ठीक है। अब यहां पर 3 घटेगा, H 8 पर होता है, 5 आ जाएगा यानी कि साथियों E आ जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर बात करें 3 घटेगा, S 19 पर होता है, 3 घटेगा 16 यानी कि P आ जाएगा, और I 3 घटेगा तो साथियों क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो कुल मिला के ये कहां पर लिखा हुआ है जरा देख कर मुझे बताइए कि साथियों LUE और XEPF ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह कि एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा कि इनकी पौत्री, यानी कि उस व्यक्ति की पौत्री यानी कि पोती कह लो, पोती मेरे भाई की मां है। तो उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध होगा, महिला क्या कहेगी उस व्यक्ति को बताइए। देखिए मान लेते हैं जिन महिला की अगर बात चल रही है तो वो महिला साथियों ये हो जाएंगी। अब कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि वो महिला कहती है, व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहती है कि इनकी पौत्री, किनकी, उस व्यक्ति की, मान लीजिए वो व्यक्ति ये हो गया, इन व्यक्ति की पौत्री का मतलब पता क्या, देखिए इन व्यक्ति की पौत्री का मतलब यह है कि इनका कोई पुत्र होगा, इनका कोई पुत्र होगा और इस पुत्र की कोई पुत्री होगी, इस पुत्र की कोई पुत्री होगी, तभी तो हो पाएगा भाई इस व्यक्ति की साथियों क्या, इस व्यक्ति की पुत्री पौत्री हो गई, ठीक है ना। महिला कहती कि इस व्यक्ति की पौत्री, पौत्री ये हो गई, पौत्री ये हो गई, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि इनकी पौत्री, ठीक है इनकी पौत्री मेरे भाई की मां है। अच्छा मेरे भाई की मां है या कह लो मेरी मां है, बात तो एक ही है। तो ये इनकी मां है, ये मां है, ये बेटी है। कुल मिला के उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध होगा, वो महिला क्या कहेगी। देखिए ये मम्मी हो गई, मम्मी के पिताजी को नाना कहा जाएगा यानी कि ये नाना हो गए, और फिर ये कौन हो गए, ये साथियों पर नाना हो गए। तो कुल मिला के कहीं पर क्या परनाना ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल, देखिए साथियों हम लोग कुछ नहीं छोड़ेंगे, जैसा आरपीएफ में कंटेंट आपसे पूछा जा रहा है सब कुछ कवर अप करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ धैर्य की जरूरत है। अगर आप साथियों धैर्य बनाकर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, यानी कि इस वीडियो के हर एक सवाल को देख लेते हैं, तो मेरा मानना है कि आपकी तैयारी तगड़ी हो जाएगी, और जब तैयारी तगड़ी हो जाती है तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होती है, ठीक है ना। तो अगर बात करें कुछ नारियल तेल होते हैं, ठीक है, कुछ नारियल तेल होते हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये आपके क्या हो गए, ये आपके नारियल हो गए, और कुछ नारियल तेल हो गए या कुछ नारियल तेल हो गए, ठीक है। यहां पर तो एक ही दे रखा है भाई साहब, अच्छा अच्छा देखिए मैं आपको बतला देता हूं, ठीक ये निष्कर्ष एक है, ये निष्कर्ष दो है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे कथन है, ये सारे के सारे कथन, यहां पर निष्कर्ष नहीं लिखा। तो पहला कथन है कुछ नारियल तेल हैं, कुछ नारियल तेल हो गए, कुछ तेल कवि है। तो मान लीजिए कुछ तेल क्या हो गए, कुछ तेल साथियों कवि हो गए, और कह रहे कुछ कवि पत्रिकाएं हैं, कुछ कवि क्या हो गए, कुछ कवि पत्रिकाएं हो जाए। अब निष्कर्ष को पढ़िए, पहला निष्कर्ष, दूसरा पर निष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष है ये बताइए। कह रहे कुछ कवि तेल होते हैं, कुछ कवि तेल होते हैं, बिल्कुल इतने कवि जो है ना वो
तेल होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ नारियल कवि होते हैं, कुछ नारियल कवि होते। भाई साहब नारियल ये है, कवि ये है, तो कैसे कुछ नारियल कवि हो सकते हो? तो मैं कहूंगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर सीरीज के सवाल भी साथियों 2 से 3 आपसे पूछे जा रहे हैं। कह रहे कि 7 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 31 है, उसके बाद 51 है, उसके बाद 71 है। तो यहां पर अगला नंबर साथियों कौन सा हो सकता है, देखकर मुझे बता दीजिए। देखिए अगर 7 से 19 पर जाएं तो मैं कहूंगा 12 बढ़ा दीजिए। 19 से 31 पर जाएं, यहां पर भी साथियों 12 बढ़ा दीजिए। 31 से 51 हो गया यानी कि 20 बढ़ा है। 51 से 71 हो गया यानी कि 20 बढ़ा है। तो अब साथियों 12 12 फिर 20 20, तो यहां पर क्या आ सकता है, जितना यहां पर उछाल मारा है ना उतना ही यहां पर उछाल मारेगा। जैसे कि 12 में 20 हो गया है तो 8 बढ़ाया गया, यहां पर भी 8 बढ़ाएंगे तो 28 हो जाएगा। यानी कि 71 में 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, तो 99 आ जाएगा। ये ऑप्शन में कहीं 99 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका सही जवाब है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए साथियों। हो सकता हो कि सवाल आपको यहां पर आसान लग रहा हो, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो यही सवाल आपके लिए नासूर हो जाते हैं। मतलब इन्हीं सवालों को करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कब ये सवाल आपको आसान लगेंगे एग्जाम हॉल में, जब आप इन्हीं सवालों की बहुत ज्यादा बार बार प्रैक्टिस करें, टारगेट सिलेक्शन से प्रैक्टिस करेंगे, तो लॉजिक भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और सारा काम हो जाएगा। तो आप सिर्फ साथियों प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए चलिए साथियों, काबिल बनिए, कामयाबी तो जग मार के पीछे आएगी। तो प्रैक्टिस करिए, सिलेक्शन तो बहुत आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि एक टैक्सी चालक है, ये सुबह सूर्य की दिशा की ओर टैक्सी चलाता है। अब देखिए यहां पर हिंट दिया गया है कि भैया सुबह का समय है और ये सूर्य की तरफ चला रहा है। तो मैं कहूंगा ये जाहिर सी बात है, ये पूर्व की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि सुबह में सूर्य किस तरफ होता है, पूर्व की तरफ होता है। तो ये जो टैक्सी चालक अपनी टैक्सी चला रहा है, ये पूर्व की तरफ चला रहा है। ठीक है भाई साहब, पूर्व की तरफ चला रहा है। यानी कि कुछ समय के बाद, यानी कि कुछ समय चलने के बाद वह दाहिनी ओर मुड़ता है, यानी कि अब इसका मुंह इस तरफ है, तो दाहिनी यानी कि सीधे हाथ पे मुड़ेगा, यानी कि इस तरफ मुड़ेगा। बाद में फिर वह दाहिनी और फिर से एक बार फिर से दाहिनी ओर मुड़ता है, यानी कि फिर से सीधे हाथ पे मुड़ेगा, फिर इस तरफ आ जाएगा वो। यानी कि अब टैक्सी चालक किस दिशा में जा रहा है? तो अगर बात करते हैं साथियों, ये आपकी उत्तर होती है, ये आपकी पूर्व होती है, ये आपकी पश्चिम होती है और ये आपकी दक्षिण होती है। तो किस तरफ जा रहा है? पश्चिम की तरफ जा रहा है। पश्चिम कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि सिलचर, असम और भारत, इनके बीच कौन सा वेन आरेख बनेगा, बताइए। देखिए मुझे इतना पता है कि भैया भारत के अंतर्गत क्या है, ये मान लेते भारत हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका सातु असम हो जाएगा। अरे भाई असम भारत के अंतर्गत ही तो है, और असम में एक जिला है सिलचर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिलचर हो जाएगा। तो कुछ ऐसा वेन आरेख बनेगा। ऐसा कहां पर बना हुआ है साथियों? ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। तो यही तो आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए 1.5 आ गया, ठीक है, 1.5 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, ठीक है, उसके बाद 10.5 आ गया, कितना 10.5 आ गया, और उसके बाद साथियों आपको बताना है क्या नंबर आएगा, और उसके बाद एकदम से 27.5 आ गया। तो आखिर यहां पर लॉजिक क्या लगा हुआ है, जरा मुझे देखकर साथियों बताइए। देखिए अगर यहां पर हम जैसे कि 1.5 से 5 हुआ है, तो हम यहां पर अगर 3.5 प्लस करते हैं तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 5 से 10.5 बनाना है तो मैं कहूंगा यहां पर 5.5 बढ़ा दीजिए, 10.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले 3.5 बढ़ाया गया, 5.5 बढ़ाया गया, तो जाहिर सी बात है अब साथियों आपको कितना बढ़ाना है, बताइए। अब आप साथियों कितना बढ़ा सकते हैं ये एक बार मुझे बता दीजिए। तो यहां मेरे हिसाब से साथियों कितना, 5.5, 6.5, 7.5 बढ़ना चाहिए। तो 7.5 अगर हम यहां पर बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा साथियों, एक तरीके से बताइए। चलिए, तो सातु ये आपका 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा ना। अब अगर हमें ये देखना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं सही है, तो हमें एक क्रॉस चेक करना पड़ेगा। पहले 3.5 बढ़ाया, फिर 5.5, फिर 7.5, अब कितना साथियों बढ़ जाएगा, 9.5 बढ़ेगा। तो अगर 18 में 9.5 जोड़ोगे और अगर 27.5 आता है तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। और बिल्कुल साथियों 18 और 9 27 हो जाएगा, और 0.5 तो 0.5 बिल्कुल साथियों, यानी कि 18 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर, कहने के क्यू सी का बेटा है। अभी साथियों हम लोग यहां पर मैथ भी देखेंगे, रीजनिंग भी देखेंगे, रीजनिंग तो चल रही है, मैथ भी देखेंगे, जीके देखेंगे और करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है ना। चलिए
तो सी का बेटा कौन है, क्यू है, तो सी का बेटा क्यू है, जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा करते जाइए। तो सी का बेटा क्यू हो गया, जिसने ए से विवाह किया। अच्छा, जिसने किसके लिए इस्तेमाल किया गया, क्यू के लिए या सी के लिए? तो कभी भी जिसने आए या जो आए तो वो हमेशा दूसरे वाले के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि पहला वाला क्यू है, दूसरा वाला सी है। तो ए का विवाह जो किया गया है वो सी के साथ किया गया, तो ए का विवाह जो किया गया है वो सी के साथ किया गया, ठीक है। कहने कि क्यू की बेटी एम है, तो क्यू की बेटी कौन हो जाएगी, क्यू की बेटी यहां पर एम हो जाएगी। कहने कि एम का ए से क्या रिश्ता, यानी कि ए क्या कहेगा एम को, तो ए क्या कहेगा एम को। देखिए ये बेटा हो गया, बेटे की बेटी को क्या कहा जाता है, तो भाई साहब बेटे की बेटी को तो पोती कहा जाता है, और पोती कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि एक महिला का परिचय कराते हुए एक आदमी कहता है कि इनके पति, ठीक है, मेरे दादा के इकलौते बेटे के इकलौते बेटे। अब यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या अब एक महिला है, तो मान लीजिए साथियों ये वो महिला हो गई जिनकी बात चल रही है, और महिला का परिचय कराते हुए एक आदमी कहता है, क्या कहता है, एक आदमी कहता है कि इनके पति यानी कि साथियों इनके पति, ठीक है, इनके पति मेरे दादा के इकलौते बेटे। अच्छा देखिए, मेरे दादा के इकलौते बेटे कौन होंगे, मेरे पिताजी ही तो होंगे। अरे भाई, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे मेरे पिताजी, इकलौते बेटे यानी कि मेरे पिताजी के इकलौते बेटे कौन, मैं खुद की अपनी बात कर रहा हूं। तो कुल मिला के महिला का पति कौन हो जाएगा, यही आदमी तो हो जाएगा। तो महिला का उस आदमी के साथ क्या संबंध है, वो आदमी क्या कहेगा उस महिला को, तो वो तो पत्नी कहेगा, पत्नी कहेगा। तो पत्नी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी वाले में। साथियों मैं आपको बहुत जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपके पास समय थोड़ा सा कम है। अगर आप इन चीजों को साथियों समय ज्यादा देंगे तो मेरा मानना है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको बहुत कम समय में इन सभी सवालों को तय करना है। अगर आप कम समय में इन सभी सवालों को कर लेते हो तो साथियों ये समझ लीजिए कि आपके पास समय बच रहेगा, और फिर वो क्वेश्चंस जो कोई नहीं कर पा रहा है, आप उन क्वेश्चंस को समय देकर बहुत आराम से कर ले जाओगे। तो यही चीजें तो होती हैं साथियों लोगों से आगे बढ़ने की, और कुछ लोग, थोड़े बहुत लोग से नहीं, लाखों लाख बच्चे पछाड़ दोगे आप साथियों एक क्वेश्चन सही करने पर। चलिए तो अब बात करते हैं। अच्छा यहां पर कुछ दिक्कत लग रही है मुझे, ये अधूरा क्वेश्चन है साथियों, ये अधूरा क्वेश्चन है, क्योंकि तर्क दे रखे हैं लेकिन कथन तो दे ही नहीं रखे हैं। खैर उसके बाद देख लेते हैं साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देख लीजिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब साथियों यहां पर क्या हो सकता है, क्या आपका राइट आंसर होगा। चलिए तो यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि राजा एक लड़का है और ये उत्तर पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। जैसे जैसे कहा जा रहा है ना, वैसे वैसे साथियों हम लोग यहां पर कर लेते हैं। तो मान लीजिए राजा की अगर बात करें साथियों, राजा यहां पर है और राजा उत्तर, पहले तो मैं आपको दिशाएं बता देता हूं, देखिए ये है आपकी उत्तर दिशा, ये है आपकी पूर्व दिशा, और ये है पश्चिम दिशा, और ये है साथियों दक्षिण दिशा। अगर कहा जाए उत्तर पूर्व दिशा में जाता है तो उत्तर पूर्व दिशा में यानी कि इस तरफ वो जाएगा। ये बात क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। तो मान लीजिए अभी राजा यहां पर है, उत्तर पूर्व में जाता है तो वो साथियों इस तरफ जाता है 10 मीटर की दूरी पर, ठीक है, ठीक है। यानी कि फिर वह पश्चिम की ओर चल जाता है, पश्चिम मतलब इधर की ओर तक चल जाता है, तो वो इस तरफ चलता है और 22 मीटर चलता है। कितना चलता है साथियों, 22 मीटर चलता है। ये 22 मीटर चला दिया, एक सेकेंड, 22 मीटर चलता है ना, ठीक है ना। तो यहां से यहां पर पहुंच गया, तो फिर यहां से इधर आया, वो 22 मीटर उसने वो दूरी चली, अभी वो यहां पर आ गया है। कहने कि वहां से वो दक्षिण पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, दक्षिण पश्चिम की दर इधर है तो वो इस तरफ चलेगा, दक्षिण पश्चिम चलेगा और 10 मीटर चलेगा, ठीक है। कहने के वहां फिर 5 मीटर की दूरी पूर्व की ओर तय करता है, 5 मीटर की दूरी पूर्व, देखिए पूर्व इधर है ना, तो वो इधर जाएगा, 5 मीटर की दूरी पूर्व की तरफ उसने तय की, ठीक है भाई साहब। उसके बाद कहने के वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 3 मीटर चलता है, दक्षिण पश्चिम किधर है, दक्षिण पश्चिम इधर है, मतलब यहां से इधर को जाता है और 3 मीटर चलता है, ठीक है। कहने के फिर से वह 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर की दूरी तक पूर्व की ओर जाता है, 5 मीटर की दूरी तक पूर्व की ओर जाता है, यानी कि इधर को जाता है 5 मीटर तक, अब वो यहां पर आ चुका है। यानी और फिर उत्तर पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है, उत्तर पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है, यानी कि यहां तक चलेगा, तो अब वो यहां पर आ जाएगा। यानी कि और उस स्थान पर रुकता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान उसका ये था, अभी वो यहां पर है, यानी कि ये दूरी कितनी होगी, कुल मिला के ये आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए। देखिए अगर ये दूरी पूरी 22 है
तो कहीं ना कहीं यहां से लेकर यहां तक भी दूरी 22 होगी। अच्छा 22 में ये 5 है और ये कितना है 5 है, यानी कि साथियों 22 में से अगर 10 5 प्लस 5 10 दूरी तय कर लेता है तो कितनी दूरी बचती है साथियों, 12 मीटर की दूरी बचती है। तो ये दूरी जो होगी वो साथियों 12 मीटर हो जाएगी। 12 मीटर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है कि कथन है और यहां पर निष्कर्ष है। कथन के अकॉर्डिंग आपको बताना है साथियों कि कौन सा निष्कर्ष यहां पर सही हो सकता है। साथियों आपके एग्जाम में जिन जिन चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं उन चैप्टर्स को खास तौर से साथियों यहां पर कवर किया गया है। अब कथन में कहा जा रहा है साथियों कि हर गीत संगीत है, तो हर गीत संगीत है तो मान लीजिए साथियों ये आपका संगीत हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये संगीत हो गया, ठीक है ना, ये संगीत हो गया। और हर गीत संगीत है तो ये आपका गीत हो गया। ये गीत सभी गीत जो हो गए ना वो संगीत हो जाएंगे। और कहने के कोई भी ध्वनि संगीत नहीं है, ठीक है ना, कोई भी ध्वनि जो है वो संगीत नहीं है। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि मान लीजिए साथियों ये क्या हो गई, ये ध्वनि हो गई, ठीक है ना। और कोई भी, ठीक है, कोई भी ध्वनि संगीत नहीं, कोई भी ध्वनि संगीत नहीं है तो कोई भी गीत ध्वनि नहीं हो सकता। अब यहां पर अगर साथियों बात करें कि कुछ गीत ध्वनि है, कुछ गीत ध्वनि कैसे हो सकते भाई, जब कोई संगीत ध्वनि नहीं हो सकता, कोई ध्वनि संगीत नहीं हो सकती तो कोई गीत ध्वनि कैसे हो सकता है, गलत हो जाएगा। कोई भी ध्वनि गीत है, कोई भी ध्वनि गीत है, कोई भी ध्वनि गीत है, कैसे हो जाएगा भाई। कुछ गीत ध्वनि है कह रहे कि कोई भी ध्वनि गीत है, दोनों ही गलत हो जाएंगे, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब ये बहुत शानदार सवाल है। ये साथियों इस सवाल का जवाब वही दे सकता है जो थोड़ा सा दिमाग उसका थोड़ा तेज होगा, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट डालेगा। सिर्फ एफर्ट का काम है और थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक, आप राइट आंसर तक बिना कुछ आसानी से पहुंच जाएंगे, बिना पेन उठाए। देखिए कहा जा रहा है कि रवि ने स्कूल जाने के लिए बस किस समय पकड़ी। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए भैया किस समय पकड़ी। आपको हिंट 2 दिए गए हैं, 1 और 2। क्या इन दोनों की मदद से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, या सिर्फ एक हिंट की मदद से, या दूसरे हिंट की मदद से। देखिए यानी कि रवि से रोजाना वाली सुबह 8:25 की बस छूट गई, यानी कि वो रवि से रोजाना वाली सुबह बस, रवि ने स्कूल जाने के लिए बस किस समय पकड़ी, कहने कि वो बस छूट गई जो 8:25 पर आती थी, ठीक है, और हर 10 मिनट पर बस आती है। ठीक है, तो इससे तो नहीं आप बता पाए कि भैया रवि ने स्कूल जाने के लिए बस किस समय पकड़ी थी। कहने कि रवि सुबह 8:55 की बस नहीं पकड़ पाया, यहां पर भी वो नहीं पकड़ पाया, यहां पर भी कह रहे हैं कि नहीं हमें बस किस समय पकड़ी ये भी नहीं बता रहा है दूसरा वाला। उसके बाद भी कोई बस नहीं पकड़ पाया। तो भाई दोनों को मिलाकर, या किसी एक से या किसी दूसरे से, या दोनों को मिलाकर सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते। तो ये बात कहां पर लिखी हुई ये जरा देखिए। अकेले कथन 1 में दी गई जानकारी से प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, नहीं। दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी कुल मिलाकर इस प्रश्न के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। तो अब साथियों यहां पर आपके सामने मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो अपना दिमाग साथियों खोल लीजिए अच्छे तरीके से। जो जंग लगा हुआ है आपके दिमाग में उसको साथियों दूर कर दीजिए। दूर तभी होगा जब आप इन सवालों को करने की कोशिश करेंगे। अब कहा गया है कि एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है। अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब इंसान सोच में पड़ जाएगा कि यह बात तो समझ में आ गई कि दूध वाला 20% का प्रॉफिट लेता है, लेकिन मूल मात्रा में अगर वो 10% पानी मिलाता है। अब देखिए इस सवाल को एक ट्रिक की मदद से आप कैसे कर सकते हैं। कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए कि 20% का लाभ हुआ है, ठीक है, अब देखिए दूध में वो 10% पानी मिलाता है तो कहीं ना कहीं वो 10% और लाभ लेता है। ठीक है, पहले उसने 20% लाभ लिया नॉर्मल सा, फिर उसने 10% पानी मिलाया तो 10% उसने और लाभ लिया। तो कहने कि उसका कुल लाभ कितना हो जाएगा। तो वही सूत्र लगा दीजिए, x + y + x × y अपॉन 100, यानी कि ये पहला लाभ, ये दूसरा लाभ, ये पहला लाभ, ये दूसरा लाभ। तो पहला लाभ 20 है, 20 प्लस दूसरा लाभ 10 है, 10 प्लस 20 गुणा 10 और अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जीरो से साथियों दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 30 हो जाएगा, 30 और ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि कुल मिला के उसको 32% का प्रॉफिट होगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए।
अगर ये सवाल साथियों आपसे पूछ लिया जाए तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले मैं इसको आपको सही तरीके से लिखकर समझाता हूं। देखिए ये 1/1 × 2 है, तो 1/1 × 2 ये लिख दिया मैंने, ठीक है, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर 1/2 × 3 लिखा हुआ है, ठीक है, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर 1/3 × 4 लिखा हुआ है, फिर प्लस लगा हुआ है, और ऐसे ये क्रम चलता रहता है, ठीक है। और फिर अंतिम नंबर जो आते हैं वो 1/49 × 50 आ जाते हैं। तो आपको इसको सॉल्व करने के आखिर साथियों ये कैसे हो सकता है मुझे बताइए, चलिए भाई कैसे हो सकता है साथियों मुझे बताइए। अब अच्छा यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कभी भी अगर आप अपने सवाल में ये चीज देखना, क्या चीज, कि भाई 1/1 × 2 प्लस 2 × 3 फिर 3 × 4, मतलब सीरियल वाइज नंबर है, 1 × 2 2 × 3 3 × 4 फिर ऐसे ही 4 × 5 फिर 5 × 6 फिर 49 × 50 ऐसे नंबर हो, तो आप इसको पता क्या करते हैं साथियों, ये मैं आपको यहां पर बतला देता हूं। आप यहां पर साथियों लिखेंगे एक, क्या लिखेंगे साथियों, यहां पर एक लिखेंगे। और अगर साथियों बात करते हैं यहां पर आपका क्या आ जाएगा, दोनों को घटा देंगे, जैसे कि ये 1/1 लिखा हुआ है तो एक लिख लिया, अब यहां पर -1/2 आ जाएगा, ये चीज आपने इस फॉर्म में लिखी। अब इसको जरा समझिए, जैसे कि एक है ना, तो 1/2 आएगा, -1/3 आएगा, यही यही ये जो चीज हमने इसमें की है, 1/2 आएगा, -1/3 आएगा, ये चीज कंप्लीट हो गई। अब प्लस लगाए तो प्लस लिख दीजिए, ऐसे ये 1/3 तो 1/3 -1/4 तो -1/4 आ जाएगा, ऐसे ये सब चलता रहेगा। उसी प्रकार 1/49 1/49 -1/50 आप इसको इस प्रकार से लिखोगे, और जब आप इसको इस प्रकार से लिख लोगे तो आपके लिए सवाल साथियों ये बहुत आसान हो जाए। कैसे, देखिए माइनस का 1/2 है, प्लस का 1/2 है, तो इस माइनस के प्लस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से प्लस का 1/3 कैंसिल हो जाएगा, उसी प्रकार माइनस का 1/4 है, यहां पर प्लस का 1/4 होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यही चीज कैंसिल होते होते यहां पर ये भी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन फिर ये कैंसिल नहीं हो, क्यों, क्योंकि ये तो इकलौती चीज है, ठीक है। तो अब बचा क्या आपके पास, ये तो एक बचा, 1 - 1/50 बचा, तो इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 50 एकम 50, और 50 में से एक जाएगा, 49/50 यहां पर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको साथियों आप लोग भाग कर लीजिए, तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो आप बढ़ा देंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 × 45 हो जाएगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 5 48, यानी कि 0.98 आपका आंसर आ जाएगा। और 0.98 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या है साथियों, यही तो आपका आंसर है। अगला देखिए, अगले सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि एक समकोण प्रिज्म जिसकी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 143 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, और तल की परिधि 13 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई बताइए। देखिए एक सूत्र होता है प्रिज्म का, यहां पर लिखा हुआ है प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है पार्श्व, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसकी अगर बात करें तो इसका सूत्र जो होता है वो आधार का परिमाप होता है, क्या, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, क्या साथियों, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई हो जाएगा। अच्छा आधार का परिमाप कितना, एक तरीके से अगर बात करें 13 दे रखा है, तो आधार का परिमाप 13 दे रखा है, और इसका क्षेत्रफल तो 143 दे रखा है, और गुणा ऊंचाई आपका ये आ जाएगा, और ऊंचाई ही यहां पर आपसे पूछी जा रही है। देखिए ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये 13 से ही साथियों यहां पर आ जाएगा 143/13 आ गया, और ये ऊंचाई आपको यहां पर ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो 13 एकम 13 13 एकम 13 13 एकम 13, तो ऊंचाई कितनी आ गई साथियों, 11 आ गई, यानी कि 11 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई आ जाएगी, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि एक थैले में 305 रुपए की राशि है, और 4:5:7 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं। यानी कि साथियों जो 25 पैसे के सिक्के हैं अगर वो 4 हैं, और 10 पैसे के सिक्के 5 है, और 50 पैसे के सिक्के 7 हैं, इसका मतलब ये है। तो साथियों प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का आपको पता लगाना है। यहां पर साथियों ये सवाल बहुत शानदार है, इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा, और इस कॉन्सेप्ट पर आधारित एक सवाल आपसे कुल मिला के पूछा जाएगा। तो कभी भी साथियों ऐसा सवाल पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि 25 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, ठीक है ना, के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, 4x अनुपात 5x, और अनुपात साथियों 7x हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पर साथियों हमने लिखा ये अनुपात यानी कि 4x, और ये 25 पैसे, 25 पैसे की अगर बात करें तो ये कितना हम साथियों लिख सकते हैं कि 25/100 लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 पैसे 1/4 होते हैं, तो ये 1/4 ही बन जाएंगे, और फिर प्लस लगा दिए, फिर दूसरा अनुपात लिख दिया 5x, और ये कितना है साथियों
10 पैसे हैं, 10 पैसे का मतलब 1/10 हो जाएगा। या अगर आप नहीं समझ पाते तो पहले मैं ऐसा कर देता हूं, मतलब पैसों के सामने क्या रख देना, आपको बटे में 100 लगा देना है। उसी प्रकार 7x गुणा आपका क्या हो जाएगा, 7x गुणा 50 पैसे यानी कि 1/2, तो 50/100 आ जाएगा, निकलेगा 1/2 ही। देखिए अब 25 से कम 25, ये 4 आ जाएगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ x, और इधर क्या बचेगा साथियों, इधर आपका x/2 बचेगा, और इधर आपका क्या बचेगा, 50 से कम 50 और 7x/2 बच जाएगा। तो कुल मिला के इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 2 और 2 यहाँ पर साथियों सेम है, जो 2 आ जाएगा, x प्लस 7x ये 8x आपका हो जाएगा, और प्लस आपका x हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 की गुणा x से करेंगे तो साथियों 2x आ जाएगा, प्लस आपका 8x आ जाएगा, और बटे क्या आ जाएगा, बटे 2 आ जाएगा। अच्छा एक चीज बताना मैं भूल गया, ये पता किसके बराबर है, ये सब जो अनुपात और पैसे आपने सब ये जोड़े हैं, ये 305 के बराबर है। तो ये 305 यहां तक चलेगा, इसमें भी 305 आएगा, इसमें भी 305 आएगा, और बराबर 305 इसमें भी आएगा। तो अब आप साथियों इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 305 610 हो जाएगा, यानी कि 610 कितने के बराबर हो जाएगा, 8x और 2x यानी कि 10x के बराबर हो जाएगा। इस 10 से ये कटेगा तो x बराबर साथियों 61 आपका बच जाएगा। तो कुल मिला के आपसे क्या कहा जा रहा था कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या की अगर बात करें, अब देखिए x बराबर 61 है, तो 4x की वैल्यू साथियों कितनी हो जाएगी, क्या यानी कि 4 की गुणा 61 से कराओ तो 4 एकम 4 और 4 छंग 24 यानी कि 200, ठीक है 240 हो जाएगी 4x की वैल्यू। ठीक है उसी प्रकार 240 नहीं बल्कि 244 हो जाएगी। ठीक है, अरे भाई 4 से इसकी गुणा करा दो, 4 एकम 4 4 छंग 24 244 हो गई। और 5x की अगर बात करें तो 5 एकम 5 और 5 छंग 30 305 हो गई। और 7 से अगर करें तो 7 एकम 7 7 छंग 42 427 होगी। तो ये कहां पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो समझ गए ये सवाल कैसे किया और कैसे इसका सातों सोल्यूशन आपके सामने था। अब उसके बाद देखिए ब्रैकेट में 8 गुणा 9 प्लस 3 गुणा 12 प्लस 3 और बटे में क्या है, बटे में है साथियों 12 गुणा 3 प्लस 81 बटा 9। देखिए 8 नीम कितना हो जाएगा, 8 नीम आपका 72 हो जाएगा, प्लस 12 तिया कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका 3 आ जाएगा, बटा लगा लिए 12 तिया कितना हो जाएगा 36 प्लस 81 बटा 9 है तो 9 से कट करेंगे 9 नीम 81 यानी कि 9 आ जाएगा। तो इसको साथियों आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए साथियों। ये 39 और 72, 39 72 कितने होते हैं, 39 72 आपके साथियों कितने हो जाएंगे 111 हो जाएंगे। और 111 ठीक है 111 यहां पर साथियों आ जाएगा, बटे में क्या है, बटे में आपके 36 46 यानी कि आपका 45 यहां पर आ जाएगा। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। चलिए तो साथियों 45 से 45 दूना कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, कितना बचेगा 100। ठीक है, और मतलब 21 बच जाएगा, पॉइंट लगेगा यहां पर और 0 बढ़ जाएगा। अब इसको कट करिए, देखिए ये मेरे हिसाब से चौक 4 टाइम में आएगा। ठीक है, यानी कि करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, कितना बचेगा 30 बच जाएगा। ठीक है, तो 2.4 करके कहां पर लिखा हुआ है, 2.4 करके सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा साथियों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए कह रहे कि 10,000 रुपए के मूलधन पर 12 प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जो त्रैमासिक रूप से संयोजित होती है। देखिए अगर कभी भी सवाल में त्रैमासिक रूप से संयोजित होती है ऐसा कह दिया जाए और ये कह दिया जाए 6 महीने की अवधि के लिए है, तो कुल मिला के आपको 2 काम करना होते हैं। देखिए त्रैमासिक अगर कहा जाए तो वैसे तो नॉर्मली दर यहां पर कितनी है 12% है, 12% साथियों दर है। लेकिन अगर त्रैमासिक कहा दी जाए तो साथियों इस 12 की गुणा आपको 4 से करा देना है, क्योंकि एक तरीके से बात करें 4 एकम 4 4 तिया 12 हो गया, तो 3% की साथियों तीन तिमाहियां आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी साथियों, एक तरीके से 3 तिमाहियां आ जाएंगी, तो दर आपकी 3% हो जाएगी। अब समय की हम लोग बात कर लेते हैं, समय के साथियों कितना बताया गया है, समय की अगर यहां पर बात करें तो 6 महीने की अवधि के लिए, तो 1 साल की अगर बात करें तो 2 6 महीने आ जाएंगे, तो साथियों यहां पर आपका 2 आ जाएंगी। ठीक है ना, समय की अगर बात करें 2 ठीक 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के वही वाला सूत्र आप लगा दी, a बराबर p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t। तो देख लेते हैं साथियों 10,000 रुपए है तो a बराबर कितना हो जाएगा 10,000 रुपए है। ठीक है ना, और 1 प्लस r कितना है
103/100 की पावर कितने हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 103 बटा क्या, 103/100 हो जाएगा, और पावर लगी 2 तो फिर से 103/100 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 103 गुणा 103 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको साथियों यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 103 की गुणा 103 से करके 3 3 9 हो गया, 0 आ गया, 3 कम 3 आ गया, ठीक है, 0 0 और 0 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार 3 0 1 आ गया, इसको जोड़ लीजिए, 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1, यानी कि साथियों 10,000 क्या, 10,609 आपका आंसर आ जाएगा। तो 10,609 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों बस 1-2 सवाल और बाकी हैं, उसके बाद हम लोग जीके के क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस है, ठीक है, 40 मिनट, क्या साथियों, ये कुछ नहीं है वोल्ट वोल्ट, 40 मिनट तेजी से पी और क्यू स्टेशन के बीच की दूरी तय करती है। यानी कि स्टेशन है, मान लीजिए ये और ये, यानी कि पी स्टेशन ये हो जाएगा, क्यू स्टेशन ये हो जाएगा। तो जो वैगे एक्सप्रेस है, वैगे एक्सप्रेस की तुलना में जो वृंदावन एक्सप्रेस है ना, ये 40 मिनट तेजी से इसकी दूरी तय कर लेती है, ये कहा गया है। कह रहे कि दूरी का पता लगाइए, दूरी इन दोनों के बीच कितनी है। और अगर वृंदावन एक्सप्रेस की औसत रफ्तार, ठीक है, वृंदावन की अगर बात करें तो वृंदावन की स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वैगई एक्सप्रेस की चाल कितनी है साथियों, अगर बात करें वैगई की, क्या, अगर वैगई की स्पीड की यहां पर अगर बात करें तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। तो दूरी आपसे पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है, दूरी आपसे पूछी जा रही है। मान लीजिए दूरी हम क्या मान लेते हैं, दूरी हम साथियों यहां पर डी मान लेते हैं, ठीक है, दूरी हम डी मान लेते हैं। तो दोनों के बीच एक तरीके से समय कितना दे रखा है, ठीक है, समय अंतर कितना दे रखा है, 40 का दे रखा है समय अंतर, ठीक है। इसको अगर घंटे में बदलोगे तो साथियों 40/60 हो जाएगी, घंटे में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देखिए ये समय आपको ज्ञात है, ये मान लीजिए दूरी हो जाएगी और ये चाल हो जाएगी, ये साथियों वैगई की चाल हो जाएगी, ये समय आ गया एक तरीके से, और ये दूसरे की दूरी हो जाएगी, यहां पर 80 आ जाएगा, ये वृंदावन का समय हो जाएगा। तो दोनों समय को घटाओगे तो 40 मिनट आएगा, यानी कि घंटे में 40/60 आएगा। ये बात क्लियर है। अब इसको साथियों आप कैलकुलेट कर लीजिए, 80D और 30D, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 8 कमा 8 16 8 3 24, यानी कि 2400 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 80D माइनस 30D यहां पर आ जाएगा, और ये 4/6 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल कर लेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा अगर हम साथियों जगह मांगे तो इसको हमें ऊपर कर देना होगा, यहां पर थोड़ी सी जगह मिल गई। अब देखिए ये 80D में से 30D जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, 50D बच जाएगा, बिल्कुल 50D और बराबर की अगर बात करें तो साथियों 4 गुणा 2400 और बटे में 6 आ जाएगा, 6 कम 6 6 चौक 24, 400 आ गया। तो कुल मिला के अगर 50 से कट करें ना इसको साथियों तो कितना आ जाएगा, देखिए इस 0 से ये 0, 50 8, यानी कि डी बराबर कितना निकला साथियों, डी बराबर आपका कितना निकल आएगा, 6 चौक 24, 400 हो गया ये। और एक सेकंड, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है, देखिए जरा, ये 50D आ जाएगा, ठीक है, 4/6, ठीक है, 6 चौक 24, ठीक है, ठीक है। और इसकी अगर बात करें, एक काम करिए यहां पर लिख लीजिए, ठीक है, 400, 4 चौक 16, ठीक है, 1600 आपका ये आ गया, और 50 इधर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो डी बराबर साथियों 32 आया। तो कुल मिला के डी हमें ज्ञात करना थी, यानी कि इसकी दूरी कितने किलोमीटर होगी, 32 किलोमीटर की दूरी होगी। ये कुछ नहीं था, इधर कुछ नहीं, ठीक है। 32 किलोमीटर कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, डी नहीं बल्कि सी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है उन सभी का आंसर सही है। अगला सवाल और लास्ट सवाल, इसके बाद हम लोग साथियों देख लेंगे, क्वेश्चंस देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर साथियों आपसे कहा गया है कि पूजा एक काम को चारू से 3 गुना ज्यादा और बानो से 2 गुना ज्यादा वक्त लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो 2 घंटे में वो काम खत्म कर सकती हैं। बानो को पूरा काम करने में कितना वक्त लगेगा। अब देखिए यहां पर 3 लोग हैं, एक तो पूजा है, एक साथियों कौन है, चारू है, और एक कौन है, एक बानो है। तो कहा गया है कि पूजा एक काम को करने में चारू से 3 गुना समय लेती है। पूजा एक काम को चारू से 3 गुना ज्यादा और बानो से 2 गुना ज्यादा वक्त में करती है। तो अगर बात करें साथियों, मान लीजिए बानो अगर 3 मान लेते हैं, ठीक है, पूजा जो है वो बानो से 2 गुना
करती है, तो सातों 3 का 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि पूजा एक काम को करने में चारों से 3 गुना ज्यादा समय लेती है, तो चारों से 3 गुना यानी कि ये 2 होगा, तभी तो ये सातों 3 गुना हो पाएगा, इसका 6 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये चीज आपको मालूम पड़ गई, यानी कि आपको साथियों समय का अनुपात पता चल गया है कि ये तीनों लोग कितना कितना समय लेती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर समय का आपको अनुपात पता चल गया और अगर आपको क्षमता का अनुपात निकालना है तो कैसे, जैसे कि मान लीजिए पूजा एक दिन में कितना काम करेगी, चारों एक दिन में कितना काम करेगी, और ये एक दिन में कितना काम करेंगी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि यदि तीनों एक साथ काम करें तो 2 घंटे में वो काम खत्म करती है, तो बानो पूरा काम अकेले कितने दिन में करेगी, कितने वक्त में करेगी। तो हमें ये पता चल जाए कि बानो एक दिन में कितना काम करती है, तभी तो हम क्षमता निकालने के बानो एक दिन में कितना काम करेगी। देखिए, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा इन संख्याओं का एलसीएम, 6 2 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 2 एकम 2, 3 आ गया और 3 आ जाएगा, यानी कि 6 इनका एलसीएम हो जाएगा। अब आपको पता क्या करना है साथियों, अब आपको एक तरीके से ये जो लिखा हुआ है ना 1/6 6 और 1/6 कर लो, 1/2 कर लो, 1/3 कर लो, और इन सब की 6 से गुणा करा दो, इन सब की 6 से गुणा करा दो, इन सब की 6 से गुणा करा दो। ये अनुपात जो निकलेगा वो साथियों क्षमता का ही अनुपात यहां पर निकल आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो 6 से 6 का कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा, यानी कि पूजा एक दिन में 1 काम करती है। यहां पर 3 आ जाएगा, 2 3 6, चारों एक दिन में 3 काम करती है, 3 दूना 6, बानो एक दिन में 2 काम करती है। ठीक है, तो अगर साथियों 2 घंटे में वो काम खत्म कर, अगर तीनों लोग एक साथ काम करते हैं तो 2 घंटे में वो काम खत्म हो जाता है। अच्छा, तीनों लोग एक साथ कितना काम करते हैं, तो 1 और 3 4 5 6, यानी कि 1 घंटे में ये 6 काम करते हैं तीनों लोग मिलकर, और 2 घंटे में काम खत्म हो रहा है, यानी कि टोटल 6 दूना 12 काम है। कितना काम है, टोटल 12 काम है। तो अगर ये 12 काम इससे करवाया जाए, बानो से करवाया जाए जो 1 घंटे में 2 काम करती है, तो ये साथियों 6 घंटे में ये काम निपटा देगी। तो 6 घंटे में काम निपटा देगी। 6 घंटे कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख ले रहे हैं, तो इन सभी सवालों को साथियों आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर के सवाल आपके पेपर में साथियों छपने वाले हैं। चलिए, तो कह रहे हैं कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर कौन बने हैं, तो साथियों कौन बने हैं, माइक जॉनसन इनका नाम है, और ये यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि कौन 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है, तो साथियों अपना देश भारत बना है, आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की, देखिए अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही द्वीप विकास एजेंसी यानी कि आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक हुई है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो इसकी अध्यक्षता साथियों अमित शाह के द्वारा की गई है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, करके कौन सी बैंक हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगी, तो कौन सी बैंक की योजना शुरू करने वाली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये योजना लॉन्च करने वाली है, हर घर लखपति योजना। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है, तो यहां पर आपका जवाब जो होगा वो तेलंगाना हो जाएगा, यानी कि तेलंगाना राज्य ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। उसके बाद देखिए करके किस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर 5828 हो गई है, तो किस राज्य की बात चल रही है साथियों, असम की बात चल रही है, क्योंकि असम में अब हाथियों की संख्या कितनी हो गई है, 5828 हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम का निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में साथियों। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में लगभग 2 महीने पहले ही डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम का निधन हुआ था। वो कौन थे, वो एक परमाणु वैज्ञानिक थे। कौन थे साथियों, वो एक परमाणु वैज्ञानिक थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक अपराधों के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो ये किस देश की बात चल रही है साथियों, इथियोपिया की बात चल रही है। यानी कि अभी जो यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग इथियोपिया देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किस राज्य में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है, तो ये साथियों इन्होंने पश्चिम बंगाल में किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं ये गिरिराज सिंह ने, इन्होंने पश्चिम बंगाल में ही भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में साथियों कौन सा देश शामिल हुआ है, तो कौन
सा देश शामिल हुआ है? पाकिस्तान देश शामिल हुआ है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि किसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये क्वेश्चन साथ ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर सत्यनारायण साबत की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर सत्यनारायण साबत ही UPSSC आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे एसोचैम का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनीष सिंघल का नाम आप लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि एसोचैम के महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं साथियों? मनीष सिंघल किए गए हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि किसने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो साथियों ओम बिड़ला ने ही राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है, ओम बिड़ला ने। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर तो नई दिल्ली में किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा ही साथियों ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन जो किया गया है वो नई दिल्ली में ही किया गया है। उसके बाद देखिए कह ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख कौन बनी है? तो अभी हाल फिलहाल में भारती कुलकर्णी जो है ना ये राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की साथियों IPS अधिकारी कौन बनी है? तेंजिंग यांकी बनी है। ठीक है ना, ये सभी के सभी सवाल साथियों आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और जिस PDF के बारे में मैंने आपको बताया था वो भी आप लोग जरूर ले लीजिएगा। खैर अब इन सवालों को देख लीजिए साथियों, 8-10 सवाल और बचे हैं करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट, इनको भी आप लोग देख लीजिए। कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल में अमेरिका के किस प्रांत में ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया है? तो साथियों यहां पर अगर बात करें कैलिफोर्निया आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है तो कैलिफोर्निया ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित कर दिया है। चलिए भाई, भारतीय सेना ने कहां पर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया? ये मेला है अपनी सेना को जानो, इस मेले का आयोजन भारतीय सेना ने जो किया है वो कहां पर किया है? वो हैदराबाद में किया है। कहां पर साथियों? वो हैदराबाद में किया है। उसके बाद देखिए 8वां कौतिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहां पर शुरू हुआ है? तो इसकी अगर बात करें ये साथियों नैनीताल में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है? कौतिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव साथियों नैनीताल में शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये कहां पर शुरू हुई है? तो इसकी अगर बात करें ये साथियों भोपाल में शुरू हुई है। क्या 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां पर शुरू हुई है? भोपाल में शुरू हुई है। अगले नंबर का सवाल आप लोग देखिए, कह रहे कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य साथियों कौन सा है बताइए? तो उस राज्य की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ है साथियों। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन चुका है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो साथियों ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ब्लिंकिट ने किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो यह गुरुग्राम में शुरू की गई है ब्लिंकिट के द्वारा। ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। ये आप सभी लोगों को साथियों मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, चलिए भाई सवाल की अगर बात करें के रिपोर्ट के अनुसार, एक हाल फिलहाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 में वाहनों की खुदरा बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो साथियों कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो 9% की वृद्धि हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। अगला देखिए, कह रहे कि आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो जो आरिफ मोहम्मद खान है ये साथियों बिहार के राज्यपाल बन चुके हैं, 42वें राज्यपाल बन चुके हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव साथियों संजय प्रसाद को नियुक्त किया गया। किसको? संजय प्रसाद को नियुक्त किया गया। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत ने किस देश के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया है? तो अगर बात करें साथियों म्यांमार आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को अगर बात करें तो हाल ही में देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वेदर वर्ड्स आयोजित किया गया। तो ये साथियों ये कहां पर आयोजित किया गया है आपसे पूछा जा रहा है? तो ये जामनगर में आयोजित किया गया। क्या
देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वेडर बर्ड से कहां पर आयोजित किया गया है? तो जामनगर में आयोजित किया गया। वित्त मंत्रालय ने कितने देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? तो साथियों 5 यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। इनके 5 देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। अगला देखिए, कहने कि अजय कुमार भल्ला ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, बताइए। तो ये साथियों मणिपुर के राज्यपाल बने, यानी कि अजय कुमार भल्ला कहाँ के राज्यपाल बने हैं साथियों? ये मणिपुर के राज्यपाल बने हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि पियरे सिल्वन फिली ऑजेट का निधन हुआ है, वो कौन है? तो ये एक संस्कृत के विद्वान है। कौन है साथियों? ये एक संस्कृत के विद्वान है, ये भी आपको याद रखना है। कह रहे कि डीआरडीओ की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो ये 1 जनवरी को डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस मनाता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखिए कह रहे कि कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है? तो कहाँ के वैज्ञानिकों ने साथियों? कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने। तो कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने गन्ने का रस का पाउडर साथियों तैयार किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहां पहुंचाया गया है? तो जो उसका जहरीला कचरा था साथियों वो कहां पहुंचाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों यहां पर के धार में पहुंचाया गया। एक जगह है जिसका नाम है धार, वहां पर साथियों भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष पूरे होने के बाद जहरीले कचरे को साथियों पहुंचा दिया गया है। अगला देखिए कह रहे कि किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों उत्तराखंड आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। उसके बाद देखिए किस देश में साइबर हमले के कारण वेबसाइट्स की सेवा बाधित कर दी गई है? वेबसाइट की एक तरीके से कहीं ना कहीं बैन लग गया है। तो ये आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए तो जापान आपको बता देना है। तो जापान देश में साइबर हमले की वजह से वेबसाइट्स की सेवा बाधित कर दी गई है। अगला सवाल कह रहे कि अरुण राय का निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में, तो ये कौन है मुझे बताइए। तो ये एक निर्देशक, क्या अरुण राय कौन थे साथियों? ये एक निर्देशक थे, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो साथियों कितने प्रतिशत घटा है? 7.93% घटा है, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने साथियों देख लिए करंट अफेयर के सवाल, रीजनिंग और मैथ के सवाल। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी साथियों एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा। एक जय हिंद का नारा साथियों आप लोग इस कमेंट में जरूर कीजिएगा। उसके अलावा साथियों इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पर अगर नए हैं और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के लिए साथियों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।